नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जीवन में स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। स्वास्थ्य शरीर हजार नियामत की कहावत तो आपने सुनी ही होगी, और हो भी क्यों ना। आखिर स्वास्थ्य शरीर में ही तो एक स्वस्थ मन बसता है। दुनिया की बेशकीमती दौलत भी बेमानी है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सब कुछ बेमानी है। हमारे देश में स्वास्थ्य की महत्ता ऋषि मुनियों के जमाने से चली आ रही है। देश की आजादी के बाद नागरिकों की स्वास्थ्य जीवन शैली की जिम्मा स्वास्थ्य विभाग के कंधों पर रहा है। इसके बाद से चाहे लोगों की गंभीर बीमारी दूर करना हो या फिर चेचक, हैजा, टीबी से लेकर कोरोना जैसी महामारी तक स्वास्थ्य विभाग ने ही मोर्चा संभाला है। धरती का भगवान कहे जाने वाले हमारे डॉक्टरों ने वाकई कोरोना जैसी महामारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना पेशेंटों को बचाया है। इस बीच वो खुद भी संक्रमित हुए और कई तो कालविद भी हुए, मगर मैदान नहीं छोड़ा। ये बात भी सही है कि हमारे प्रदेश में अभी भी चिकित्सकों की भारी कमी है, मगर इस कमी के बीच भी स्वास्थ्य महकमे ने जिस तरह से सामंजस्य बिठाकर जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी है, निश्चित ही वो काबिल तारीफ है। बहरहाल आम जनता से सीधे जुड़े स्वास्थ्य महकमे के महत्व को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने MBBS डिग्री धारक डॉक्टर को ही इस विभाग की जिम्मेदारी दी है। यहां हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की, जो इस समय स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से, जो इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब। तो रायसेन जिले के ग्राम माला में रहने वाले एक सामान्य किसान परिवार के मुखिया बाल मुकुंद चौधरी के लिए 1958 का 15 जुलाई का वो खास दिन था जब उनके आंगन में एक पुत्र ने इस दुनिया में पहली बार किलकारी भरी। उस समय बाल मुकुंद ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके घरौंदे में जो नवजात शिशु आया है वो एक दिन न केवल उनका बल्कि समूचे माला और बरखेड़ी गांव का नाम रोशन करेगा। गांव ही नहीं बल्कि जिला और प्रदेश में भी ये बच्चा अपनी अलग जगाने वाला होगा। यहां हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की। प्रभुराम चौधरी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई उन्होंने सुमेर गांव से की, जहां वे 3 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे। उसके बाद उन्होंने बेगमगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। संसाधनों के अभाव के चलते वो जब हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे तब उस समय 7 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे। इसके बाद उन्होंने भोपाल के मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में BSc में दाखिला लिया। इस दौरान वो मुख्यमंत्री आवास के बगल में बने PMS हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते रहे। इसी के साथ उन्होंने PMT की तैयारी शुरू कर दी और इसे उत्तीर्ण कर गांधी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। उनके पिता का बेटे को कुशल चिकित्सक बनाने का सपना था, क्योंकि उनके गांव के आसपास कोई डॉक्टर नहीं होने से गांव वालों को इलाज के लिए मीलों दूर जिला मुख्यालय रायसेन जाना पड़ता था। बेटे ने भी पिता के सपनों को साकार किया। स्कूल के दौरान ही प्रभुराम चौधरी का रुझान खेल की तरफ भी रहा है। वो गांधी मेडिकल कॉलेज में वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे, इसलिए वो न केवल कॉलेज टीम के कैप्टन बने बल्कि गेम्स एवं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पद से भी नवाजे गए। खास बात यह है कि इस दौरान वो राजनीति में भी अपनी सक्रियता बढ़ाते रहे और कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले मोतीलाल बोरा और माधवराव सिंधिया जैसे वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में आकर कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ में अपना योगदान दिया। इसके बाद चिकित्सा प्रकोष्ठ में उनके बेहतर योगदान को देखते हुए जब वो MBBS के 4th ईयर में थे, तभी उनको कांग्रेस से सांची विधानसभा सीट से टिकट दे दिया गया और वो MBBS करते हुए चुनाव भी लड़े और जीते भी। उसके बाद जब मोतीलाल बोरा दूसरी बार 1989 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रभुराम चौधरी की काबिलियत को देखते हुए अपने मंत्रिमंडल में स्थान तो दिया ही और मुख्यमंत्री से खुद अपने संबंध से संसदीय सचिव बना लिया। इसके बाद प्रभुराम चौधरी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर पद पर चुने गए। तत्पश्चात
जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जीतकर जिला कृषि स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। इसके बाद समय फिर बदला और 2008 में प्रभुराम चौधरी सांची विधानसभा से ही दूसरी बार विधायक बने। तदुपरांत 2018 में एक बार फिर प्रभुराम चौधरी ने 10,000 मतों से अधिक मंत्र से जीतकर अपना परचम लहरा दिया। इस बीच वो पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, फिर उनके पुत्र चेतन सिंधिया के खास सिपाही सालारों में शुमार हो गए। प्रदेश में 15 सालों बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रभुराम चौधरी को सिंधिया जी के आशीर्वाद से स्कूल शिक्षा मंत्री बनाया गया। कांग्रेस सरकार के तख्तापलट के बाद हुए उपचुनाव में प्रभुराम चौधरी ने देश भर में हुए उपचुनावों में सर्वाधिक 63,000 से अधिक मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपने विरोधियों को भी चौंका दिया। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की वरिष्ठता और जनाधार को देखते हुए उन्हें शिवराज मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी दे दी गई, जिसका निर्वहन डॉक्टर प्रभुराम बखूबी कर रहे हैं। तो आइए मुखातिब होते हैं स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से और शुरू करते हैं जनता के सवालों का सिलसिला। सबसे प्रथम आपका स्वागत है प्रभुराम जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में आप मौजूद हैं, तो शुरू करते हैं। जनता के सवालों का जवाब तो बाद में लेंगे, पहले एक मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है आपसे। सवाल यह है कि जब आप 4th ईयर में थे, MBBS की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, मैं देखता हूं, जानता हूं, मेरे घर में भी डॉक्टर है, इसलिए उस दौरान आप विधायक बन गए, फिर संसदीय सचिव का विभाग संभाल लिया, तो राजनीति में कहते फुल टाइम जॉब है, पूरी तरह सकी रहे। तो फिर बाकी की पढ़ाई आपने कैसे की, कैसे समय निकाला? त्रिपाठी जी, जैसा आपने कहा कि मैं 4th ईयर में था जी, जो कि मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ। 4th ईयर में नहीं, मैं फाइनल ईयर ही में था। अच्छा। और फाइनल ईयर के भी लास्ट मंथ जी में था, तब मैं चुनाव लड़ा और चुनाव जीता जी। और चुनाव जीतने के बाद जी जो मेरे को एग्जाम देना था, मैं विधायक बनने के बाद सीधे हॉस्टल गांधी मेडिकल कॉलेज जी के ए ब्लॉक में जी भोपाल में है जो, वहां जाकर मैंने अपनी तैयारी की और तैयारी पूरी करके परीक्षा पास करने के बाद ही जी मैं विधानसभा में और क्षेत्र में एक्टिव हुआ। पहली मेरी प्राथमिकता थी कि मैं अपना जो MBBS है उसको पूरा कंप्लीट करूं। जी, चलिए अच्छी बात है। हालांकि आपके ही स्टाफ से जो जानकारी मिली थी वो हमें 4th ईयर की बात जानकारी मिली थी, लेकिन मैंने मतलब आप विधायक निर्वाचित हो गए, फिर जाके ए ब्लॉक में रह के आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद पास की, फिर विधानसभा में सक्रियता आपने दिखाई। बिल्कुल सही कहा आपने जी। अच्छा, इस बीच कभी जैसे कि हमने पहले भी कहा, पिताजी आपको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, डॉक्टर बनाते थे जो गांव के आसपास, पहले की समस्याएं थी, अब तो काफी डॉक्टर हो गए हैं, पहले तो बहुत मुश्किल से 7 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, उसमें गिनती के कुछ लोग निकलते थे और डॉक्टर बनते थे, सेवा करते थे। तो कभी आपका दिल ये नहीं कचोटा कि हम डॉक्टर बन के अच्छे चिकित्सक बने, राजनीति को जा रहे हैं? देखिए, डॉक्टरी करते करते मेरा जन सेवा के प्रति भी रुझान रहा जी, क्योंकि मैं एक छोटे किसान परिवार में जन्म लेने के बाद जी पढ़ाई के साथ साथ जी मैं लोगों की समस्याओं को निराकरण करने में भी मेरी हमेशा रुचि रही जी, और स्पोर्ट में भी मेरी रुचि रही जी। मैं पढ़ाई भी साथ में करता था, लोगों के बीच में भी रहता था जी, स्पोर्ट में भी मेरी रुचि थी जी। लोगों के साथ रहते रहते मेरा जो रुझान था वो लोगों की जनसेवा में अधिक रहा। मैं MBBS करने के बाद भी लोगों का इलाज में भी सेवा कर सकते हैं और वैसे भी लोगों की सेवा आप एज ए जनप्रतिनिधि अधिक लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं राजनीति में आया, जनसेवा में आया और
लोगों की सेवा तब से लगातार मैं कर रहा हूं। और उसके बाद मैंने जब 1985 से 90 तक मैं विधायक रहा जी, उसी बीच में 1989 में जी, मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में मैं संसदीय सचिव के रूप में मैंने जी, काम किया। और 90 में जब पार्टी ने मेरा टिकट काटा तो उसके बाद मैंने रायसेन में अपनी क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज किया। जी, उसके बाद मैं 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद जी, न्यू दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने अपना हाउस जॉब मेडिसिन और आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में 1 साल किया। और उसके बाद फिर पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो फिर मैं फिर से जनता के बीच में पहुंचकर जनसेवा शुरू की, जो आज तक लगातार मैं कर रहा हूं। बड़ा आपने गुप्त रखा इस चीज को। आपके बहुत निकटस्थ जानने वालों से भी मैंने आपके बारे में जानकारी चाही, लेकिन ये नहीं बताया किसी ने कि आप सफदरजंग हॉस्पिटल में जाकर के वहां आपने हाउस जॉब किया। ये बड़ा गुप्त, हमें लगता है भाभी जी के अलावा किसी को नहीं मालूम होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों को पता था। और क्योंकि बीच में मेरा आना जाना भी रहता था जी, रायसेन में भी मैं आता था, क्योंकि लोगों से जो संपर्क जी, मेरे एक बार जिन लोगों से संबंध बन जाते हैं जी, तो कोशिश मेरी रहती है कि हमेशा उन लोगों से जीवन भर संबंध बने रहे। इस बीच आपको सरकारी नौकरी का भी निश्चित, क्योंकि डॉक्टरों की कमी इतनी ज्यादा थी, आपको तुरंत सरकारी नौकरी भी मिल सकती थी। मैंने सुना भाभी जी सरकारी नौकरी में है, आपने नहीं की, तो क्या आपने सोच रखा था जब 90 में पार्टी ने टिकट काट दिया तो आपने कहा ठीक है काट दिया, तो उस दौरान आप गवर्नमेंट डॉक्टर बनने की आपने कभी इच्छा जाहिर नहीं की? नहीं, मैं कभी गवर्नमेंट में डॉक्टर बनने की मेरी कभी इच्छा नहीं रही। मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस से रायसेन के, आप कभी रायसेन गए होंगे तो रायसेन जो तिराहा है जी, सागर भोपाल, वहां मेरी क्लिनिक थी जी, और वहां मैंने लोगों का सेवा की है, मैंने काफी लोगों की वहां पर। और उसके बाद फिर मैं न्यू दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं गया। उसके बाद फिर जनसेवा में मैं आया, तो मेरे लिए डॉक्टरी भी उतनी महत्वपूर्ण रही और जनसेवा भी महत्वपूर्ण रही। हालांकि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये मजाकिया वाला सवाल है, चाहे तो उत्तर दे चाहे न दे। उस दौरान फीस कितनी लेते थे आप एक पेशेंट से? नहीं, उस समय फीस जो मेडिसिन या जो भी जितना भी लोग दे जाते थे, कभी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब लोगों की सेवा करते हैं तो लोग खुद समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सेवा कर रहा है, ऐसा कभी कोई वो नहीं रहा कि नहीं। फ्री में भी पेशेंटों को हमने देखा है, कुछ लोग जो अपने मन से भी कुछ देकर जाते थे, कभी ऐसा, क्योंकि मैं जनसेवा से जुड़ा रहा हूं और मैंने लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से करने की मेरे मन में रही है, तो इसलिए कभी ये चीज कभी आड़ नहीं आई। सवाल ले लेते हैं कुछ एक एक करके, फिर उसके बाद सवाल करते रहेंगे। भोपाल से प्रतिका जी हैं जो अपना आपसे सवाल करना चाह रही हैं। प्रतिका जी सवाल करें। और मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से ये क्वेश्चन है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और उसको रोकने के लिए उनकी क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या चीजें थर्ड लेयर को रोकने के लिए वो कर रहे हैं। जी, नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब फर्स्ट लहर आई तब रात और दिन मेहनत करके मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता की सेवा की। और सेकंड लहर में तो जिस तरीके से केस आए अचानक, आपने देखा होगा कि उस समय जब केसों की संख्या बढ़ रही थी, तब भी सरकार ने रात और दिन मेहनत करके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी अन्य स्टेटों से ऑक्सीजन भी बुलाई, जहां दूसरे संसाधनों की आवश्यकता थी उनको भी पूरा किया।
कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने बनाए, रात दिन मेहनत की। कोविड कमांड सेंटर से जो हमारे पेशेंट्स जो अस्पताल के अलावा जो पेशेंट होम आइसोलेशन में थे, उनसे 2-2 बार टेलीफोनिक बात हमारे डॉक्टर्स करते थे। और मेडिसिन के किट भी हम लोगों ने घर घर उपलब्ध कराए। और आज उसका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश में पेश किया, जहां हमारी जिला आपदा प्रबंधन समितियां थी, उनको निचले स्तर पर ब्लॉक लेवल पर प्रबंधन समितियां को विस्तार किया। उसके बाद गांव लेवल पर हमारी जो क्राइसिस कमेटी बनाई गई, वार्ड लेवल पर कमेटियां बनाई गई। तो सरकारी अमले के साथ जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर थे, दूसरे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे और अन्य सभी जो हमारे हेल्थ के वॉलंटियर थे, सबको जोड़कर हमारी आशा कार्यकर्ताएं, हमारे पंचायत के सचिव और भी सभी विभागों के अमले के साथ साथ जनता के प्रतिनिधियों के साथ जोड़कर जो मध्य प्रदेश में जो मॉडल प्रस्तुत किया, उसका परिणाम है कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि कंट्रोल कोरोना पर प्राप्त किया जी। और आज की स्थिति में भी हम कंट्रोल में हैं। रही बात थर्ड लेयर की जी, जैसा कि आपने प्रश्न किया है जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भले केस आज पॉजिटिव कम आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि टेस्टिंग हमारी लगातार एक दिन में 70 से 75 हजार तक लोगों की टेस्टिंग आज भी हम कर रहे हैं। एक भी अगर कहीं केस पॉजिटिव निकल आता है तो उसके पीछे उसके आसपास रहने वाले लगभग 20 से 25 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है, उसके लिए भी जो आईसीयू के बेड थे, उन आईसीयू को बेड को और भी बढ़ाने के लिए उनकी स्वीकृतियां दी। मेडिकल कॉलेजों में अलग, जिला अस्पतालों में अलग, सिविल अस्पतालों में अलग ऑक्सीजन के बेडों की लाइन बिछाने का काम शुरू किया। उसको हम लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो हमारे छोटे अस्पताल भी थी, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नीचे तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो उपलब्धता थी उसको भी और हम लोगों ने लगातार बढ़ाया। जैसा कहा जाता है कि आगे, जैसा कि अभी प्रश्न किया कि थर्ड वेव, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई थर्ड वेव ना आए जी। लेकिन जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं या हम ये कहें कि भविष्य वक्ता हैं, उसमें मिला जुला बातें आ रही हैं। कुछ का कहना है कि नहीं थर्ड वेव नहीं आएगी, कुछ का कहना है कि नहीं थर्ड वेव आएगी। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं जी। ऑक्सीजन के प्लांट, आपको जैसे जानकारी होगी कि 2020 में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे। उसके बाद अभी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में कहीं आवश्यकता हमको पड़ी तो मध्य प्रदेश में 190 हमारे ऑक्सीजन के प्लांट स्वीकृत हुए, जिसमें पीएम केयर फंड से भी, मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी, अनेक संस्थाओं के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी, सरकार के अपने स्टेट फंड से भी 190 जो ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए, वो 60 तो स्वीकृत होने के बाद कंप्लीट हो गए और बाकी पे काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सितंबर के लास्ट तक सभी हमारे ऑक्सीजन के प्लांट कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो ऑक्सीजन बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने अभी को 3000 से ज्यादा बेडों की स्वीकृति दी थी। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, वो लाइनें बिछ रही हैं वहां पर ऑक्सीजन की, आधे से ज्यादा लाइन बिछ चुकी हैं। आईसीयू के बेडों में काम चल रहा है। जो बच्चों के लिए पीआईसीयू थे, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, वो कहा जो हमारे 21 जिलों में थे, उसको हम आगे बढ़ाकर 51 जिलों में
इनको बेड्स को हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो पहले 320 थे, अब 520 अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में अलग इसकी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन के प्लांट हो, ऑक्सीजन के बेड हो, आईसीयू के बेड हो, एचडीयू के बेड हो और पीआईसीयू के बेड हो, हर स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार इस काम में लगी हुई है कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, जैसा कि आपको पता है कि कल से 25 और 26 को जो महा वैक्सीनेशन अभियान नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 21 जून को जब पहला अभियान मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया, तो एक दिन में मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा डोज लगाने वाला प्रदेश था। और आज भी पूरे प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा डोज हम लगा चुके हैं। और सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और हमारा सबका प्रयास है कि हमारी जो जनता है वो सब वैक्सीनेट हो जाए जल्दी से। जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है और सेकंड डोज के लिए पात्र हैं वो सेकंड डोज लगवाएं। जो छूट गए हैं अभी फर्स्ट डोज के लिए वो लगवाएं। 2 दिन तक पूरा अभियान चल रहा है। इसमें सारे निचले लेवल के सारे अमले के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, सबको इसमें जोड़ा गया है जन चेतना लाने के लिए। जन चेतना लाने के लिए कि लोग जो अभी वैक्सीनेशन नहीं हुए, जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लगवाएं, जिससे कि आगे भविष्य में हम कोई, अगर जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि कोई थर्ड वेव ना आए, और अगर आती भी है तो उसका कोई इफेक्ट है हमारे प्रदेश की जनता पर ना हो। ऊपर से निर्देश भी आए हैं कि शायद बच्चों के इलाज की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा करें, ऐसे कुछ निर्देश आए हैं आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोविड काल में जिस तरीके से काम किया, उनके नेतृत्व में वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन देश में बनकर तैयार हुई और उस वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट जी पूरे देश में लोगों के लिए, पहले हेल्थ केयर वर्कर, फिर फ्रंटलाइन वर्कर, उसके बाद कोमोर्बिडिटी, सीनियर सिटीजन, फिर एबव 45, उसके बाद 18+ के लिए आज वैक्सीन पूरे देश में जो लग रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराई। और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कल और परसों जो अभियान है, जिसमें हमारे सारे मंत्रिमंडल के सभी साथी, सभी हमारा प्रशासकीय अमला, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए धर्मगुरुओं और आम नागरिकों को जोड़कर निचले स्तर की जो क्राइसिस कमेटी, अंत्योदय समिति के जो सदस्य हैं, हमारे हेल्थ वॉलंटियर हैं, उनको हम लोग घर घर गांव में जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको निमंत्रित भी करेंगे और उनसे अनुरोध भी करेंगे। सेंटर भी हम लोगों ने बनाए हैं जहां वैक्सीन कम लगी है, उन एरिया को ज्यादा फोकस किया है, जिससे कि वहां लोगों को वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो सके और वो लोग लगवा सके। वैक्सीन पे एक सवाल करेंगे, लेकिन बाद में हमारे तरुणा जी हैं भोपाल से जो अपना सवाल करना चाह रही हैं। तरुणा जी, सवाल करें, स्वागत है। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है जो सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में लेने वाली है। तो मेरा उनसे प्रश्न है कि अस्पतालों में क्या क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं बच्चों को लेकर, जो मैंने आपसे सवाल किया था। तरुणा जी, जैसे कि संभावना व्यक्त की गई है कि बच्चों को हमारी थर्ड लेयर में इफेक्ट हो सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि हम लोग अस्पतालों के अंदर पीआईसीयू के जो बच्चों के वार्ड हैं उनको हम बढ़ा रहे हैं। जिन जिलों में वार्ड नहीं थे उन सारे जिलों में अभी जो हमारे 20 जिलों से उनको बढ़ाकर 51 जिलों तक जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर पीआईसीयू के बेड जो पहले 320 थे अस्पतालों में, उनको हमने जिला अस्पतालों में अब 520 बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो हमारे वेंटिलेटर हैं, अभी जो हमारे 2000 से अधिक
वेंटिलेटर हैं, वो 1400 ऐसे वेंटिलेटर हैं जिनको कि बच्चों के लिए कन्वर्ट करके उनका उपयोग किया जा सकता है, और बच्चों के लिए भी वेंटिलेटर उपलब्ध है। पूरा प्रयास, मेडिसिन हो, बेड की व्यवस्था हो, और जो भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन की मेन उपलब्धता, जैसे मैंने पूर्व में कहा है, तो ऑक्सीजन के प्लांट भी हम लोग लगा रहे हैं। वैसे तो कोई लहर ना आए और उसका कोई इफेक्ट ना हो, लेकिन आती भी है तो हम सब लोग उसकी तैयार हैं। भोपाल से ही कविता जी हैं। कविता जी, सवाल करें। मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से सवाल है कि जो दूसरा डोज लगाने में लोग डर रहे हैं, उसके लिए उनका क्या इंतजाम है? तो उसके लिए वो क्या करने वाले हैं कि जिस तरीके से कि दूसरे डोज के लिए लोग मना कर रहे हैं, उसको किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो दूसरा डोज लगाएं? इस समस्या से वो किस तरह से निपटारा करना चाहते हैं? क्या नाम बताया? कविता जी। कविता जी। कविता जी, आपने सही प्रश्न किया है जी। आप सबको जानकारी होगी कि 25-26 को जो वैक्सीनेशन का अभियान मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर हम लोग जो चला रहे हैं, उसमें हमने फोकस किया है कि सेकेंड डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाया है वो लोग इस महावैक्सीनेशन अभियान में भाग लें। जन जागृति अभियान, घर घर जाकर भी उनको टेलीफोनिक रूप से भी हमारे कोविड कमांड सेंटर से हम लोग बात भी कर रहे हैं। जो हमारे वॉलंटियर हैं उन्हें भी हम लोगों ने सूची उपलब्ध कराई है, वो भी बातचीत करके, जिससे जो लोगों ने पहला डोज लगवा लिया, बहुत जरूरी है सबको जानना कि दोनों डोज लगना बहुत जरूरी है। पहला डोज जिनको लग चुका है और सेकेंड डोज के लिए जो पात्र हैं, जैसे कोविशील्ड है, 84 डे के बाद में सेकेंड डोज उनको वो लगने के वो पात्र हो जाते हैं। जो कोवैक्सीन है हमारी, वो 28 डेज के बाद में उसको सेकेंड डोज लगता है। तो जो पात्र लोग हैं, पहले दिन हम लोग जो प्रथम डोज जो जिनने लगवाया वो और सेकेंड डोज दोनों हम लगाएंगे। और जो सेकेंड हमारा 25 के बाद 26 तारीख को हमारा फोकस रहेगा कि सेकेंड डोज को लिए जो वंचित है उनको फोकस करके अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें, उनको पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम धर्मगुरुओं को भी जोड़ रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, वो लोग भी जो लोगों ने अभी नहीं लगवाया, सरकारी अमले के हमारे साथ साथ वो लोग भी इसमें सहभागी बने। एक सवाल यहाँ ये है कि जैसा आपने निश्चित तौर से सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही, कई लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे डोज लगवाने नहीं जा रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कुछ जगह से ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि जैसे अगर उन्होंने कोवैक्सीन लगाई है तो उनके पास के सेंटर में कोविशील्ड उपलब्ध है, अब वो 2 बार 3 बार 4 बार गए, कोवैक्सीन के ही लग रही है। या जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है तो उनके आसपास के सेंटर में कोवैक्सीन लग रही है, तो इधर उधर पता कर रहे हैं कि भाई कोविशील्ड उपलब्ध है, कोवैक्सीन उपलब्ध है। तो इसका सामंजस्य कैसे बिठाएंगे कि सारे सेंटरों में दोनों वैक्सीन उपलब्ध हो? देखिए, कोई पर्टिकुलर सेंटर या पर्टिकुलर डे की बात मैं नहीं कह सकता। कभी कहीं किसी पे कोई गया हो उसको मान लो कोवैक्सीन के लिए, लेकिन ये हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि कोवैक्सीन भी उपलब्ध रहे और कोविशील्ड भी उपलब्ध रहे। सभी जिलों को जो हम लोगों ने वैक्सीन उपलब्ध कराई है वो दोनों तरह की वैक्सीन उपलब्ध है। स्पुतनिक कब तक आ जाएगी, कुछ लग रहा है आपको? अभी तो हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, उसको हम लोग लगा रहे हैं, और स्पुतनिक आएगी और जो भी आएगी उसका भी हम लोग आगे आपको बताएंगे जब भी आएगी। जबलपुर से मनोज यादव हैं। मनोज जी, सवाल करें। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो अस्पतालों में छोटे मोटे उपकरण हैं जो मेंटेनेंस नहीं हो पा रहे हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? आपका जो प्रश्न है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं अस्पतालों के अंदर, वहाँ पर उनका पूरा रखरखाव हम लोगों ने करा है। और जहाँ भी जैसी आवश्यकता हुई है, जहाँ टेक्नीशियन की आवश्यकता हुई है, उसके लिए भी हम लोग, जैसा PA प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं कि उसको कैसे संचालित हो। वेंटिलेटर हैं, जैसे वेंटिलेटर के उपयोग के लिए भी टेक्नीशियन, हमने पूरे हमारे डॉक्टर्स,
हमारी सिस्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और जो अदर स्टाफ, जो जैसा कि आपने कहा इक्विपमेंट के लिए, उसके लिए भी पूरा हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग कई लोगों को हम कर चुके हैं, जिससे इस तरीके की कोई दिक्कत ना आए। एक और है कि मशीन है, कई ऐसी मशीनें हैं, एक्सरे से लेके बहुत आप जानते होंगे इक्विपमेंट्स के बारे में, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ उपलब्ध नहीं रह पाता है, तो ऐसे मेडिकल कॉलेजों में या अन्य जगह वो मशीन चलाने वाला, उसको ऑपरेट करने वाले लोग नहीं होते हैं। क्या ऐसे लोग, हालांकि आपके विभाग से नहीं आता है, लेकिन चूंकि आप डॉक्टर हैं, फिर भी मेडिकल कॉलेजों में सामान्यतः PSC में नहीं देखा गया, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में देखा गया, तो उनके लिए भी कोई ऐसी भर्ती प्रक्रिया चालू करेंगे जो टेक्नीशियन ज्यादा से ज्यादा आए और उनका उपयोग हो सके उन मशीनों का? अभी आपको शायद जानकारी होगी या जानकारी नहीं भी होगी, तो मैं बताना चाहता हूं जी कि अभी कुछ समय पहले ही हमने अभी मध्य प्रदेश के अंदर 206 रेडियोग्राफर और 272 लैब टेक्नीशियन और 67 नेत्र सहायकों की भी हमने अभी भर्ती की थी। स्टाफ नर्स की भी हम लोगों ने भर्ती की थी, डॉक्टर्स की भी अभी PSC से सिलेक्शन हुआ। आपको जल्दी खुशखबरी 2-3 दिन के अंदर मिलेगी कि अभी हम 426 डॉक्टरों की नियुक्ति मध्य प्रदेश के अस्पतालों में हम लोग करने जा रहे हैं और प्रक्रिया ये लगातार चल रही है, जिससे जैसा आपने कहा HR की जो बात की है, चाहे हमारे टेक्नीशियन हो, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारे सिस्टर्स हो, चाहे ANMs हो और चाहे डॉक्टर्स हो, स्पेशलिस्ट के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि जल्दी ही हम लोग जो विशेषज्ञों की कमी है उसकी पूर्ति के लिए भी ये कार्यवाही चल रही है। जबलपुर से शरद गुप्ता जी हैं। शरद जी स्वागत है, सवाल करें। मंत्री जी, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले स्वास्थ्य क्लिनिक लगाई जाती थी, अब क्यों नहीं लगाई जाती हैं? क्या समस्या है? स्वास्थ्य क्लिनिक लगाई जाती थी, अलग अलग अभियान चलाए जाते थे, 24 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, अलग अलग जो ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत इंटीरियर है, वहां इस समय नहीं लग पा रही है, हालांकि लंबे समय से बंद है। शरद जी, आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जिस महामारी से हम लोग जी जूझ रहे हैं, जिसकी संभावना किसी ने भी नहीं की थी, देश की बात करें या अन्य देशों में भी हम बात करें, इतनी जो महामारी कोविड जो आई है, सबसे पहली प्राथमिकता सरकारों की ये रही कि इस हम महामारी से जूझें और इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने सबने देखा होगा, जब लॉकडाउन की जरूरत पड़ी, जब लॉकडाउन भी हुआ, जनता कर्फ्यू की आवश्यकता हुई, वो भी हुआ, और बाकी गतिविधियां भी संचालित होती रहे। लोगों को उपलब्धता, मेडिसिन की उपलब्धता हो, अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता हो, लोगों को वो स्वस्थ करके हम घर भेज सकें, और उसका परिणाम है आप देख रहे हैं कि इतने लोगों को, जो लोग हॉस्पिटल के अंदर आए उनको, और जो अस्पताल में नहीं आए, होम आइसोलेशन अपने घरों में थे, उनके घरों में जाकर मेडिसिन का किट उपलब्ध करना, 2-2 बार उनसे बातचीत करना, पूरी पॉपुलेशन को डोर टू डोर सर्वे, किल कोरोना अभियान 1, किल कोरोना अभियान 2, किल कोरोना अभियान 3, किल कोरोना अभियान 4 चलाकर घर घर में हमारे आशा कार्यकर्ता, हमारी ANMs, हमारे अन्य जो फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता इस काम में जुटे हुए थे, सबने घर घर जाकर लोगों को आइडेंटिफिकेशन किया। चूंकि इसमें हम लोगों को वैसे भी ज्यादा प्रोटोकॉल के अंतर्गत भीड़ भी इकट्ठी नहीं होने देना, एक दूसरे को ज्यादा नहीं मिलने देना, फीवर क्लिनिक हम लोगों ने संचालित की। तो लगातार ये प्रयास किए गए कि कोविड से हम लोगों को, और इसके बावजूद जो जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, अभी लगातार हम लोगों की मीटिंग चल रही है, समीक्षा चल रही है। अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर ही हमने कभी 8 जिलों की अभी हम समीक्षा कर रहे थे, जो हमारे नेशनल प्रोग्राम है। कोविड के कारण कुछ हमारे काम जो पिछड़ गए थे, उन कामों को भी विभाग पूरी तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस काम में हम लोगों ने शुरू की है। दूसरे प्रोग्राम भी अभी, जैसे मौसमी में अभी कल ही पूरे विभाग की मैं समीक्षा कर रहा था
जो हमारे प्रदेश में मौसमी बीमारियां या फीवर है या मलेरिया है या डेंगू है या अन्य जो बरसात के कारण जो स्नेक बाइट के केस आ रहे या रेबीज के, इसकी मैं समीक्षा कर रहा हूं। तो हर स्तर पर, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है उसके भी, तो हर स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जहां बाढ़ आ गई थी, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी वहां गए, हमारे अन्य केंद्रीय मंत्री जी गए, आदरणीय हमारे सिंधिया जी गए, सारे मंत्रिमंडल के साथी जो लोग प्रभारी मंत्री थे या लोकल मिनिस्टर थे, सब लोगों ने जाकर उस काम में हाथ बटाकर लोगों की सहायता करके उन लोगों को वहां से उभारा। और जहां स्वास्थ्य की आवश्यकताएं थी, हम लोगों ने वहां स्वास्थ्य के कैंप भी लगाए और वहां पर हम लोगों ने मेडिसिन भी उपलब्ध की, लोगों का चेकअप भी किया और हर स्तर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। तो इसके बाद जब ये पूरी तरह से कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, तो जो सामान्य तौर पे जो स्वास्थ्य अभियान चलाया जाता था, क्लिनिक लाई जाती थी, कुछ अस्थायी तौर पे वो फिर चालू करेंगे? नहीं, हमारा ये सब जहां जहां जैसी आवश्यकता है उसको हम लोग करते हैं। कैंप भी कई लोग लगाते हैं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगाती हैं। और अभी भी जहां हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी पे कभी जाना है तो वहां पर भी पेशेंट को बुलाकर टारगेट करके उनको वहां इलाज उनका करना, उनको वहां ट्रीटमेंट देना। और आप देख रहे हैं कि अभी हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हर क्षेत्र में विकास के काम किए जा रहे हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति कर रही है, आप देखेंगे कि जो टेलीमेडिसिन की सेवाएं भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर सीएचओ की पोस्टिंग वहां पर की जा रही है और वो संजीवनी क्लिनिक दूसरे हमारे टेलीमेडिसिन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हब बनाए जा रहे हैं और अन्य जगहों पर भी हब, जिससे कि वहां ग्रामीण अंचल में सब सेंटर लेवल पर बैठे हुआ हमारा नागरिक अगर किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसकी वहां पर टेस्टिंग हो, उसे वहां पर दवाई मिल सके, अगर उसे स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो वहां वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से उसको वहां इलाज मिल सकता है। सागर से दीपक शुक्ला है। दीपक जी सवाल करें, स्वागत है। माननीय मंत्री जी से मेरा ये सवाल है कि चूंकि कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी गति से चल रहा है, लेकिन इस कोरोना टीकाकरण के कारण अन्य जो आवश्यक टीकाकरण है वो कार्यक्रम कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहे, और अगर प्रभावित नहीं हो रहे तो उनके टीकाकरण की क्या व्यवस्था है? दीपक जी, आपने जो प्रश्न किया है बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में और सरकार ने ये पूरा ध्यान रखा गया है कि कोविड के कारण जो हमारे अन्य जो बच्चों के लिए जो टीकाकरण किया जाता है वो प्रभावित ना हो। तो मंगलवार को और फ्राइडे को 2 दिन हमारा जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है बच्चों का वो लगातार चलता रहता है। बाकी दिनों में हम लोग कोविड का टीकाकरण करते हैं, तो इसलिए जो हमारा टीकाकरण जो चलता है नॉर्मल वे में सब के लिए वो इससे प्रभावित नहीं हो रहा। नेहा विश्वकर्मा जी है सागर से। नेहा जी सवाल करें। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य सेवा की निगरानी में क्या किया जा रहा है? स्वास्थ्य सेवा की निगरानी में क्या किया जा रहा है? नेहा जी, अभी आप जो चाहती हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट क्या प्रगति कर रहा है, मेरा मतलब शायद आपका यही आशा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार लगातार हम लोग कर रहे हैं। मैंने आपसे पूर्व में बताया कि जो हमारे सब सेंटर हैं उन सब सेंटरों को भी हम लोग जिसको उप स्वास्थ्य केंद्र हम कहते हैं उनको भी दुरुस्त कर रहे हैं, वहां सीएचओ हम पोस्ट कर रहे हैं, वहां मेडिसिन की
उपलब्धता हम वहां कर रहे हैं, टेस्ट करने की कैपेसिटी वहां पर डेवलप कर रहे हैं। और जो टेलीमेडिसिन के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र जिला लेवल पर विशेषज्ञों का एक हब बनाया गया है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी मध्य प्रदेश के टेलीमेडिसिन की सेवाओं से जोड़कर विशेषज्ञों का जो हब है, जो हम लोगों ने NHM के माध्यम से जो टेंडर किए गए थे, जिसमें जो कंपनियां जो स्पेशलाइजेशन धारी हैं जो आई हैं, वहां से विशेषज्ञों की सेवाएं उनको मिलेंगी, वहीं उनको टेस्ट होंगे। आपने देखा होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र के विस्तार में अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं जिससे ऑक्सीजन उपलब्ध हो, ICU के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं, SDU के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं, PICU के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं, डॉक्टरों की भर्ती हम लोग कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिलों में हर स्तर पर अभी हम लोगों, आपने देखा होगा जिला लेवल पर CT स्कैन नहीं हुआ करता था, अब हम लोग ने टेंडर कर दिए और जिलों को आइडेंटिफाइड भी कर दिया है मध्य प्रदेश के हर एक जिले में। अब CT मशीन भी वहां पर उपलब्ध होगी, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हों, जो टेस्ट होते हैं पैथोलॉजिकल टेस्ट, इसके लिए लोगों को भटकना ना पड़े। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल, हमारा सिविल अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आसानी से लोगों के पैथोलॉजिकल टेस्ट हो जाएं, एक्सरे हो जाएं, सोनोग्राफी की मशीन, आपका CT स्कैन की भी सेवाएं उपलब्ध कराने की आने वाले कुछ महीनों में कुछ जगहों पर तो लग चुकी हैं, कुछ में अभी लग रही हैं, और आने वाले समय में 2-3 महीने में मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के हर एक जिलों पर तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार विस्तार, मेडिसिन की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपलब्धता, तो ये प्रगति की ओर। और जो टेलीमेडिसिन मैंने बताया, CHO पोस्ट कर रहे हैं वहां पर पूरा सबको टारगेट, और जो हमारे प्रयास है कि सबको, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी माताएं हों, चाहे हमारा यूथ हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, सबको स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ मिलकर। और आपने जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत जो योजना चला रखी, जिसके अंतर्गत एक फैमिली को 5 लाख तक का इलाज जो अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से हमारे संबद्ध हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, वहां वो अपना इलाज आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान हम लोगों ने चलाए पूरे प्रदेश के अंदर। कम समय में भी काफी संख्या में लगभग 2.5 करोड़ तक कार्ड हमारे मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। अभी और बहुत सारे सवाल हैं, आप थोड़ा संक्षेप में उनका उत्तर देंगे तो शायद सब सवाल होते हैं। शिखा सिंह है सतना से, शिखा जी सवाल करें। मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल है, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा में काफी पिछड़ा हुआ है, खासकर ग्रामीण में बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या योजना है? चलिए, आपने सारी चीजें बता दी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अलग से कर रहे हैं क्या? मैंने अभी बताया जो ये ग्रामीण क्षेत्र की बात जी, जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं गांव लेवल पर, प्रत्येक गांव में हमारी आशा कार्यकर्ताएं हैं, हमारे वहां पर उषा कार्यकर्ता ANM वहां पर जाती हैं, और जो सब सेंटर पे हमारे CHO हम लोगों ने पोस्ट किए हैं, वहां पर मेडिसिन की भी उपलब्धता हम लोगों ने कराई है। वहां से हम लोग सैंपल भी कलेक्ट करके टेस्ट करा सकते हैं। वहां से जिले से जोड़कर जो हब बनाया है, जो विशेषज्ञों का हब जिले में, तो वो गांव से जो टेलीमेडिसिन वाली जो सेवा है, और गांव लेवल पर जो हम लोगों ने पूरा एक पोर्टल, RCH पोर्टल एक हम लोगों ने तैयार किया है, जिससे कि वहां पर जो भी हमारी गर्भवती की माताएं होती है उनका पूरा रजिस्टर्ड हम लोग करते हैं, उनको पूरा ट्रैक आउट हम करते हैं, जिससे कि उनको पूरा इलाज, पूरी सुविधाएं हम लोग गांव लेवल पर उपलब्ध करा सकें। इसमें लगातार कोशिश। आपके क्षेत्र से एक सवाल है, रायसेन से प्रियंका सेन करना चाह रही हैं। प्रियंका जी स्वागत, सवाल करें। मंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है, रायसेन शहर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य कछुए की गति से चल रहा है, इससे जनता परेशान हो रही है, क्या इसमें गति आएगी?
प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब मैं 2018 में चुनाव जीत कर आया जी, तो रायसेन शहर के अंदर चौड़ी सड़क नहीं थी, दिक्कत थी। ये मन में मेरे खुद सवाल आया कि रायसेन नगर की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए हमें यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए। और रायसेन नगर की, चाहे हम गोपालपुर से सागर तिराहे तक की बात करें, चाहे हम उधर पठारी से सागर भोपाल चौराहे की बात करें, चाहे इस तरफ दरगाह से लगाकर चौराहे की, इसका पूरा मैंने प्लान तैयार करवाया। प्लान तैयार कराने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में उसके एस्टीमेट प्रस्तुत करने के बाद वल्लभ भवन के अनेक टेबलों पर जाकर उसको हमने बजट में 50 करोड़ की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार से हमने कराई। और उस बजट की उपलब्धता के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से वहां पर टेंडर भी हो गए हैं, काम भी चल रहा है। आपको पता होगा रायसेन में पोल सिस्टम का भी काम चल रहा है, जो कलेक्ट्रेट के तरफ से हम आ रहे हैं। तो वहां पर पुलियों का भी निर्माण हो चुका है। अभी बरसात के टाइम में हो सकता है कि अभी थोड़ी गति धीमी हो गई है, लेकिन लगातार हमारा ये प्रयास है कि जल्दी हम उस सड़क का चौड़ीकरण कर सकें, जिससे रायसेन नगर के ही नहीं, रायसेन में आने वाले लोगों को भी उस सुविधा का लाभ मिले। इंदौर से है अंकिता। अंकिता जी सवाल करें। मंत्री जी, अनुरोध है आपसे कि थोड़ा जल्दी उत्तर देंगे तो और लोग सवाल हो जाएंगे। इंदौर से अंकिता जी सवाल करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश में विगत कुछ वर्षों से शिशु मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है, तो उसके लिए शासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है। अंकिता जी, आपका क्वेश्चन सही है कि शिशु मृत्यु दर जो प्रदेश में है, शिशु मृत्यु दर कम हो, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास से इसके लिए कर रहे हैं। कोशिश हमारी है कि जो हमारे एसएनसी वार्ड हम लोगों ने खोले हैं, जैसे ही डिलीवरी के समय बच्चे को पर्याप्त मात्रा में उसको वहां पर सुविधाएं मिले। दूसरा, गांव लेवल पर जो आशा कार्यकर्ताएं हमारी या हमारी जो एएनएम्स हैं, गांव में घर घर जाकर माता बहनों को जो RCH हमारा पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड कराती हैं। और जो हाई रिस्क हमारी महिलाएं होती हैं उनको पूरा ट्रैक आउट करते हैं। यहाँ हम लोगों ने सुमन हेल्प डेस्क एक बनाकर रखी, वहां से हम लोग बातचीत करते हैं उन जो गर्भवती हमारी माताएं हैं कि आप का चेकअप हुआ कि नहीं, आपका एक चेकअप हुआ, आपका 2 हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एनेमिक तो नहीं है, किसी को हाई बीपी तो नहीं है, तो जिससे उनका हम लोग पूरा चेकअप कर सकें। और जो हमारी स्पेशलिस्ट, हमारी विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मान लो अगर जिला लेवल पर हैं या हमारे हम कहें कि जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो अन्य हमारे अस्पताल हैं, उससे उनको PHC लेवल पर जाकर बुलाकर उनका चेकअप करते हैं। और पूरा हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है किन किन का हम लोगों ने चेकअप किया। और इसके लिए डिलीवरी के लिए उनको, जैसे जब डिलीवरी होती है, उनको अगर अस्पताल आना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए जो रेफरल के लिए जो एम्बुलेंस है, चाहे हमारा ग्रामीण अंचल में हो तो 25 मिनट के अंदर उनको एम्बुलेंस वहां पर उपलब्ध हो सके, वो हॉस्पिटल में पहुंच सकें। इसका हम लोगों का लगातार टीकाकरण के लिए भी हम लोगों का पूरा फोकस रहता है। तो इस ओर हमारा लगातार प्रयास है। अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो विभाग है, अभी हमने पिछले 2 दिन पहले ही भोपाल में, भोपाल संभाग के सभी हमारे पूरे विभाग ने हर एक जिले के, चाहे CMHO हो, चाहे DIU हो, चाहे हमारे अन्य जो अधिकारी हों, सबकी पूरी समीक्षा की गई है। और पूरे अभी 27 तारीख को प्रदेश के हर एक
रीजनल लेवल पर हमारे अधिकारी सब जगह जा रहे हैं और पूरे जिले लेवल की पूरी समीक्षा कर रहे हैं, जिससे कि कहीं जो भी दिक्कतें हैं उनको हम हल कर शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगी, शिशु मृत्यु दर कम करने का पूरा प्रयास। इंदौर से पूनम है। पूनम जी सवाल करें। मंत्री से हमारा एक ही सवाल है, प्रदेश में 5000 डॉक्टर्स, 16000 नर्सिंग स्टाफ की कमी है, मंत्री जी इसको कब तक पूरा कर पाएंगे? वो बता चुके हैं, 5000 डॉक्टरों की कमी बता रहे हैं। अभी आपने जो प्रश्न किया है इसके पूर्व भी मैंने बताया कि 2-3 दिन के अंदर ही 432 डॉक्टर की पोस्टिंग मध्य प्रदेश में हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। अभी कुछ है दिन पहले ही मैं कहूं कि पिछले महीने में ही 1000 से ज्यादा स्टाफ नर्सों की हमने नियुक्ति की है, रेडियोग्राफर की हम लोगों ने नियुक्ति की है, लैब टेक्नीशियन की है, नेत्र सहायक की है, बाकी और की भी प्रक्रिया चालू है हमारी। और इसमें हम लोगों ने भर्ती में भी काफी लिबरल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संशोधन किए। डेंटल के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार हम लोगों का कोशिश है कि जो हमारा HR है, डॉक्टरों से लगाकर निचले स्तर का अमला है, उसकी एक भर्ती हम कर सकें, जिससे जो पहले कमी रही है उसकी पूर्ति हो। इंदौर से राकेश है। राकेश जी सवाल करें। महोदय से मेरा निवेदन है कि जिला चिकित्सालय और अन्य चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी है और अन्य उपकरणों की भी कमी है, तो मंत्री महोदय से यही निवेदन है मेरा कि ये कब तक पूरी हो जाएगी? चलिए, उत्तर आप दे चुके हैं। एक और सवाल ले लेते हैं ग्वालियर से संजय कुशवाहा जी का। संजय जी सवाल करें। मेरे मंत्री से सवाल है, टेक्नीशियन की कमी के कारण अस्पताल के उपकरण धूल खा रहे हैं, उनका लाभ मरीजों को कैसे मिलेगा? उसका भी आप उत्तर दे चुके हैं। सवाल एक बार फिर दे मैंने दीजिए। पूर्व में ही बताया कि पूरा इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग, पूरी उसकी लोगों के लिए सब जिलों में जहां जिस पे टेक्नीशियन की कमी है उसकी पूर्ति की जा रही है। और अगर नहीं भी है तो उनको ट्रेन करके वहां पर यहाँ से हम लोग ट्रेन करके भी भेज रहे हैं। आवश्यकता होगी तो लोकल लेवल पर भी ट्रेनिंग अगर वहां पर आइडेंटिफाइड करेंगे उनको भी हम ट्रेन करके, जिससे कि कहीं इक्विपमेंट की में कोई दिक्कत ना आए, चलाने में कोई कमी ना रहे, और इसको और पूरे प्रयास किए गए। चले, हमारे जनता के सवाल समाप्त हुए। एक छोटा सा सवाल हमारा आपसे है। सवाल यह है कि देखिए 1977 में जब जनता लहर आई थी तो भी इतना अंतर मतों का जीत हार का नहीं था। 80 में हालांकि कांग्रेस ही जीती थी, बीजेपी ही जीती थी, जबकि कांग्रेस की स्थायित्व की लहर थी। 85 में शहादत की लहर जबरदस्त थी और कांग्रेस के आप भी जीते थे सब लोग, तो भी इतना अंतर नहीं। 2003 और 2013 में बीजेपी की लहर थी तो इतना अंतर नहीं। उपचुनाव में कहा जा रहा था कि विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने जो इतना अंतर 63,000 मतों का अंतर, कौन सी जादू की छड़ी घुमाई आपने? नहीं, ये तो जनता का आशीर्वाद और जनता का स्नेह और प्रेम मेरे साथ रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद, सहयोग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और जनता का विशेष रूप से जो स्नेह मुझे मिला है, जिससे काम करने में मेरी और भी एनर्जी बढ़ी है। और उससे क्षेत्र के विकास में, मध्य प्रदेश के मैं आज स्वास्थ्य के लिए इस विषम परिस्थितियों में मुझे जो वरिष्ठ नेतृत्व ने आज जो जिम्मेदारी दी है, मैं सबके साथ मिलकर वही एनर्जी है जो आज प्रदेश। देखिए, आशीर्वाद तो जनता दी है, इसके पहले भी 3 बार दे चुकी है। 18 में दी है, 8 में दी है, 85 में दी है, सेजबाज जी को दी। इतना अंतर कभी नहीं रहा कि आपने 50,000 आधा वो सेंचुरी मार दी आपने। ये कुछ जरूर हुआ है जादू, या तो बीजेपी के लोगों ने आपको आत्मसात तुरंत कर लिया और कांग्रेस के आपके साथ थे ही, ये दोनों का मिला जुला गठबंधन हो गया, यह क्या था? नहीं, देखिए, मैंने पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने, आम कार्यकर्ताओं ने, सबने पूरी मेहनत के साथ में, और खास तौर से वहाँ के मतदाताओं ने, वहाँ की जनता ने का जो प्रेम और स्नेह रहा, सब लोगों का आशीर्वाद रहा, जिससे मुझे जो इतनी मतों से जीत मिली है। मैं तो आपके माध्यम से एक एक मतदाता का आभार और सभी नेतृत्व का और हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, कांग्रेसियों को भी ले आए साथ में आपके पूरे जिसके कारण अंतर ऐसा रहा।
तो ये थे हमारे साथ मंत्री प्रभुराम चौधरी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिया। वही मंत्री जी ने आगामी समय को लेकर सरकार की तमाम योजनाओं और अन्य कार्यों के बारे में भी जानकारी साझा की। मंत्री जी, आप स्वयं स्वराज एक्सप्रेस स्टूडियो में आए, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जितनी भी योजनाओं के बारे में आपने हमारी जनता के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताया है, वो जल्द ही पूरी होंगी और एक बार फिर हम और आप स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में आमने सामने होंगे। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जनता बागी जवाब मिलता ही। नमस्कार।